हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। और आज फिर से मैं आ गया हूँ इस नीली टी शर्ट को पहन के, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई अच्छी टी शर्ट है नहीं। मतलब ठीक है। तो आज हम बात करने वाला है अकाज़ा की पास्ट स्टोरी के बारे में। इससे पहले मैंने अकाज़ा वर्सेस गियू और तांजीरो की फाइट को एक्सप्लेन किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ आई बटन आ रहा होगा, अगर आप लोग जाके क्लिक करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर यहाँ नहीं आ रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। अगर इस वीडियो के बाद भी नहीं देखना है तो देख लो, पहले इस वीडियो को देख लो। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही अकाज़ा और गियू की फाइट हो रही होगी, जिसमें तांजीरो जो है वो बेहोश हो चुका रहता है, क्योंकि अकाज़ा ने तांजीरो को बहुत ही जोर पीटा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि गियू जैसे ही देखता है कि भाई अकाज़ा तब सिप कट चुका होता है, लेकिन फिर भी वो बंदा चल रहा होता है। मीन्स ये कौन सी ताकत है। और ये देख के गियू की हालत ख़राब हो जाती है कि भाई अब हम इससे लड़ेंगे कैसे, क्योंकि गियू के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है और उसका दिमाग भी काम करना बंद हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जैसे ही अकाज़ा अपने सिर को पूरी तरह से रीजनरेट करने वाला होता है, तो उसे एक लड़की की आवाज़ आती है। और ये लड़की की आवाज़ बीच बीच में आते रहती है। इसलिए मैं बोल रहा था भाई पहले जाके फाइट वाली वीडियो को देख लो, वरना तुम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो अकाज़ा एक जगह पे रुक जाता है और जैसे ही उस लड़की की आवाज़ उसे सुनाई देती है कि बस अकाज़ा रहने दो, तुम्हें इन लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अकाज़ा उस समय बोलता है कि नहीं, हमको इन दोनों को मारना है। और वो लड़की पूछती है कि इन दोनों को मारने से क्या होगा। तो अकाज़ा बोलता है कि इन दोनों को मार के हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और अपने पापा को अच्छे तरह से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो तब जाके अकाज़ा के मन में एक चीज़ क्लिक होती है और हमें अकाज़ा का पूरा पास्ट दिखाया जाता है। और अब शुरू होता है डीमन स्लेयर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पास्ट एडवेंचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मीन्स हमने डीमन स्लेयर में बहुत सारे पास्ट ऐसे देखे हैं विलन्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन ये तो भाई एक अलग ही लेवल पे इमोशनल है। तो आइए देखते हैं कि इसके पास में क्या होता है। तो अकाज़ा का पूरा नाम होता है हाकुजी। मीन्स अकाज़ा बनने से पहले उसका नाम होता है हाकुजी। हाकुजी एक 11 साल का लड़का होता है और वो कुछ पैसे चुरा रहा होता है, जिसकी वजह से लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से तोड़ते हैं। मीन्स बहुत ही मारते हैं। लेकिन एक 11 साल का बच्चा होने के कारण इतनी मार खाने की वजह से उसके पूरे चेहरे से, उसके हाथ पैर से ब्लड निकल रहे होते हैं, लेकिन हाकुजी हंस रहा होता है भाई। और ये चीज वहां का जो मुखिया देखता है, उस गांव का मुखिया देखता है, तो बोलते हैं ये एक डीमन चाइल्ड है, क्योंकि इस तरह की पिटाई से तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाए, लेकिन ये बच्चा हंस कैसे रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिसके बाद क्या होता है कि एक सजा के तौर पे उसके हापुजी के हाथों पे, पैर पे, सिर पे एक निशान बना दिया जाता है, जिसकी वजह से पता चले कि इसका बाप चोर है। मीन्स ये चोर है। मीन्स तुम लोगों ने बॉलीवुड पिक्चर्स में देखा होगा, माथे पे लिख देते हैं इसका बाप चोर है। तो उसी तरह से इसके बॉडी पे पूरी तरह से निशान बना दिया जाता है कि भाई हापुजी एक चोर है। और जैसे ही हाकुजी वहां से छूटता है, उस गांव वाले की गिरफ्त से छूटता है, वो लोग छोड़ देते हैं कि भाई जा तू, हो गया, पिटाई हो गया। तो जैसे ही वो वहां से छूटता है तो रास्ते पे उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो बूढ़ा आदमी उसे ये कहता है कि भाई तुम्हारे पिता ने आत्महत्या करी है। और ये सुन के तो हाकुजी एकदम शॉक हो जाता है कि भाई पिताजी आत्महत्या, ये क्या बोल रहे हो। और वो भाग के अपने घर जाता है और वो देखता है कि लिटरली उनके फादर ने सुसाइड कमिट कर लिया है। और उन्होंने सुसाइड इसलिए कमिट किया था क्योंकि हाकुजी के फादर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहा करते थे और उन्हीं के दवाइयों के लिए हाकुजी पैसे चुराया करता था। और ये सब चीज़ें देख के उनके फादर को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट हुआ कि भाई मेरे वजह से मैं इतना ज़्यादा बोझ बन गया हूँ अपने बच्चे के ऊपर, कि वो मेरे दवाइयों की वजह से अब एक चोर बन गया है। और उसके फादर बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरह से जिए, बल्कि वो चाहते थे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। और जिसकी वजह से उनके फादर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते ताकि हाकुजी एक अच्छी, एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। लेकिन ये चीज़ हाकुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि भाई उनके फादर ने सुसाइड क्यों कमिट किया। वो तो ये तक कहता है कि भाई जितना मार अभी हम खाए हैं, इससे 10 गुना ज़्यादा मार खा सकते थे आपके लिए पिताजी, लेकिन आप तो मेरे को ऐसे ही छोड़ के चले गए। उसके बाद क्या होता है कि हाकुजी अपने फादर का पूरा अंतिम संस्कार वगैरह करता है, फ्यूनरल करता है। और हाकुजी के फादर ने हाकुजी के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो चाहते थे कि उनका बेटा एक चोर या इस तरह से गिल्ट में इस तरह से फंस के ना जिए।
वो चाहते थे कि उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, जैसे कि हर बच्चे जीते हैं। लेकिन हाकुजी के मन में उस समय बस एक ही चीज़ चल रहा होता है कि भाई उनके फादर ने सुसाइड क्यों किया? जो बीमार होते हैं लोग, वो अपने आप को ही सब चीज़ का कारण क्यों समझते हैं? और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है और वो इस गाँव से बाहर जाने लगता है। और वहीं क्या होता है कि 4-5 लोग होते हैं, एक्चुअली 7 लोग होते हैं जो कि हाकुजी के साथ भिड़ जाते हैं, कुछ चीज़ों पे उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। जिसके वजह से लिटरली एक 11 साल का लड़का उन 7 लोगों को कुत्ते की तरह पीटता है। मीन्स वहाँ जब लोग खड़े होते हैं, वो लोग देखते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है? वो लोग हेल्प नहीं करते हैं, ऑब्वियसली रीज़न कि वो लोग हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ हाकुजी को मारनी पड़ती है। हाकुजी उन लोगों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि लिटरली सब लोग बेहोश हो जाते हैं। एक 11 साल का बच्चा 7 लौंडों को इतनी जोर से पेल देता है कि वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और उसी समय एंट्री होती है मास्टर केजो की। और मास्टर केजू जैसे देखते हैं कि इस 11 साल के बच्चे ने इन सब बंदों को पेल दिया है, तो केजू कहते हैं कि भाई हाकुजी एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ रह सकते हो और अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन उस समय हाकुजी का दिमाग पूरी तरह से सटका हुआ था और वो बोलता है भाग जा वरना तू ही मारेगा। लेकिन केजू जो है वो भाई मास्टर रहते हैं मार्शल आर्ट के, वो किसी तरह से उसे शांत करते हैं और अपने साथ अपने डोजो में ले आते हैं। अब डोजो तुम लोग को नहीं पता होगा, डोजो एक ऐसी जगह है जहाँ मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, एक तरह से कुंफू का स्कूल उसे बोलते हैं। तो केजू जो होते हैं वो एक डोजो चला रहे होते हैं और उस डोजो के अंदर उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कायोकी होता है। तो मास्टर केजू जो होते हैं वो हिकुजी को कायोकी से मिलाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, इसे कोई मिस्टीरियस सी बीमारी है जिसकी वजह से इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी माँ भी मर चुकी है। एक्चुअली उन्होंने अपने आप को डुबा लिया था पानी में क्योंकि वो अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रख पा रही थी और इसी गिल्ट की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से उन्होंने अपनी जान दे दी। और कायोकी जो होती है वो अपने माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानती है और ये चीज़ देख के हिकुजी सोचता है कि भाई जितने भी बीमार लोग होते हैं, मीन्स मेरे फादर और ये लड़की, ये सब अपने आप को ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार क्यों समझते हैं? इसके बाद क्या होता है कि हिकुजी को कहीं न कहीं कायोकी से लगाव हो जाता है क्योंकि वो भी उसके फादर की तरह ही बीमार थी और मास्टर केज़ो कहते हैं कि भाई अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें मेरी बेटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हिकुजी को इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही अपने फादर का भी ध्यान रखता ही था और उसने कभी नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं थी कि भाई बच्चा उठ रहा है, स्कूल जा रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है, ये सब उसके लाइफ में था ही नहीं। वो अपने पिताजी का भी ध्यान रखता था और अभी इस लड़की का भी ध्यान रख रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो नॉर्मली इस लड़की की हेल्प करता है। और तायुकी उससे पूछती है कि हिकुजी तुम्हें किसी ने पीटा है क्या? तो हिकुजी देखता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये कहीं न कहीं हिकुजी के मन में एक सॉफ्ट साइड बनने लगी थी कायोकी के लिए और कायोकी हिकुजी से बोलती है कि यहाँ एक फायरवर्क होता है जो कि आज रात ही होने वाला है और वो ब्रिज से बहुत ही सुंदर दिखता है। तो कायोकी के मन में एक्चुअली ये रहता है कि वो मरने से पहले उस फायरवर्क को देखना चाहती है। तो हिकुजी इस बात को सुनता है और सोच के बोलता है कि ठीक है, इस बार नहीं देख पाए तो अगली बार देख लेना, अगली बार नहीं हो तो अगली बार जब तुम ठीक हो जाओगी तब देखेंगे जाके। तो ये चीज़ सुन के ना कायोकी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और हिकुजी बोलता है कि भाई ऐसा क्या हो गया? तो इसके बाद धीरे-धीरे हिकुजी जो है उनकी फैमिली के साथ रहने लगता है और उनके एक मेंबर जैसा बन जाता है और इसी बीच में ये होता है कि मास्टर कीज़ो और हिकुजी एक कुएं से पानी निकाल के पी रहे होते हैं और मास्टर हिकुजी को ये बताते हैं कि मेरे डोजो को ना चलने का रीज़न मेनली ये है कि वहाँ एक और डोजो वाले थे जिनका नाम केंजुत्सु डोजो था। तो उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ एक और डोजो बुलाया तो वो आके मास्टर कीजो के से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं और उनके बारे में गलत-गलत अफ़वाह फैलाते हैं, जिसके वजह से उनके डोजो में एक भी स्टूडेंट नहीं आता था। और इन चीज़ों को हाकुजी बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब हो जाती है तो मास्टर केजो हाकुजी को अचानक से बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बाद इस डोजो का और मेरी बेटी का ध्यान रखोगे, मीन्स तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। और ये चीज़ सुन के तो भाई दोनों के चेहरे एकदम लालम लाल हो जाते हैं क्योंकि ये इतनी अचानक से हुआ था। और हाकुजी बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है कि भाई हाँ बिल्कुल रखेंगे। और ये खुशखबरी वो सुनाने अपने फादर को जाता है उनके ग्रेवयार्ड पे और वो एक्चुअली अपने फादर को ये याद करते हुए बोलता है कि आप जैसा चाहते थे कि हम नॉर्मल लाइफ जिए, वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की अब शुरुआत करने वाला है। और जैसे ही वो वहाँ से वापस आता रहता है डोजो की तरफ, तो वहाँ एक आदमी मिलता है उसे और वो बोलता है कि केंजुत्सु डोजो वालों ने तुम्हारे घर के सामने जो कुआं है उसमें जहर मिला दिया था जिसकी वजह से मास्टर कीजो और उनकी बेटी
मर चुके हैं। और ये सुनते साथ ही हाकुजी का दिमाग खराब हो जाता है, वो दौड़ते वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि वो दोनों लिटरली मर चुके होते हैं। जिसके बाद वो कायोकी को देखते हुए वो एक पास्ट चीज़ को याद करता है, जहाँ कायोकी और हाकुजी एक साथ उस फायरवर्क को देख रहे होते हैं। और वहाँ कायोकी उसे बताती है कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी, उसके पापा को भी नहीं पता था कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी। यहाँ तक कि उसके माँ ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे। लेकिन हाकुजी ही एक इंसान था जिसने उसके ऊपर भरोसा दिखाया और बोला कि भाई तुम अभी नहीं मरो, जब ठीक हो जाओगी तो हम लोग साथ में चलेंगे। और उस जगह पे कायोकी हाकुजी को प्रपोज करती है और हाकुजी बिना सोचे समझे उसे हाँ बोल देता है शादी के लिए। और ये सब चीज़ जब होता है तो हाकुजी उस समय यही सोचता है कि उसके लाइफ में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें अब उन्हें प्रोटेक्ट करना है। लेकिन उन दोनों के मरने के बाद अब उसका जो कसम था वो धरा का धरा रह जाता है कि भाई अब कोई बचा ही नहीं। तो उसका वादा जो रहता है कि वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा वो भी टूट गया रहता है। तो अब क्या होता है कि हम केंजुत्सु डोजो का सीन देखते हैं जहाँ पे 67 आदमी होते हैं और वहाँ एंट्री होती है हाकुजी की। और हाकुजी लिटरली उन लोगों को अपने हाथों से पेल रहा होता है। मीन्स लिटरली किसी की छाती में हाथ मारा तो हाथ अंदर घुस गया, छाती फट गई। किसी का माथा फोड़ दे रहा है, सिर्फ हाथों से ही वो उस डोजो को शमशान घाट बना देता है। मीन्स वहाँ वो मैसेकर मचा देता है, इतने लोगों को वो सिर्फ अपने हाथों से मार देता है। और ये सब चीज़ें जब गांव वालों को पता चलती है तो भाई वो लोग इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि एक 18 साल का लड़का 67 लोगों को सिर्फ अपने हाथों से मार देता है। वो इतने गुस्से में होता है और वो जब उस डोजो से बाहर निकल के जा रहा होता है तो तब उसकी मुलाकात होती है मुजान से, द टीवन किंग से। और मुजान सोचता है कि भाई मैंने किसी डीमन को तो भेजा नहीं था किसी को मारने के लिए, तो भाई ऐसे कैसे हो गया। तो वो जब देखता है कि भाई ये तो बस एक इंसान है और इसने 67 लोगों को वो भी अपने हाथों से बिना किसी हथियार के कैसे मार दिया। तो ये चीज़ देखते हुए मुजान उसे कहता है कि भाई तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हाकुदी उस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सीधा मुजान को बोलता है कि निकल यहाँ से वरना तुम भी मरेगा मेरे हाथ से। और ये चीज़ सुनने के बाद मुजान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने हाथ वो सीधे उसके मुंह के अंदर घुसा देता है और बोलता है कि तुम जो डीमन बनोगे वो कुछ अलग ही बनोगे। और इसी के साथ हम लोग उसके पास से वापस आ जाते हैं जहाँ वो लड़की अकाज़ा को बोल रही होती है कि भाई बस करो, रहने दो और अपने आप को ख़त्म करो और अपन चलते हैं सीधा नर्क में या स्वर्ग में। लेकिन उसी समय क्या होता है कि अकाज़ा की बॉडी को पूरी तरह से मुजान कंट्रोल करने लगता है और वो उसकी रीजनरेशन बढ़ने लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगती है। उस समय हम देखते हैं कि तांजीरो जो है वो अचानक से होश में आ जाता है। वो अपने तलवार को लेकर सीधा हिनोकामी काबुरा को एक्टिवेट करता है और वो अकाज़ा की तरफ बढ़ता है। लेकिन तांजीरो इतना ज़्यादा थका हुआ था जिसकी वजह से उसके हाथों से उसकी तलवार छूट जाती है और तलवार ना होते हुए तांजीरो क्या करता है, अकाज़ा को सीधा एक मुक्का मारता है। तो उस मुक्के की वजह से क्या होता है कि अकाज़ा को उसके मास्टर की बातें याद आने लगती है और उसके पिता की बातें याद आने लगती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, उन लोगों की यही इच्छा थी। जिसके बाद क्या होता है कि अकाज़ा अचानक से अपनी डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है और ये देख के गियू तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि तांजीरो अकाज़ा के बहुत ही सामने था और अगर अकाज़ा के एक भी बार तांजीरो को लग जाता है तो तांजीरो की मौत पक्की थी। लेकिन तांजीरो उस समय ये देखता है कि अकाज़ा मुस्कुरा रहा होता है और वो अपनी डीमन आर्ट को अपने ऊपर ही यूज कर लेता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और हम आफ्टर लाइफ में अकाज़ा और कायोकू को एक साथ मिलते हुए देखते हैं। और कायोकू बोलती है चलो कम से कम बहुत सालों के बाद ही सही हम लोग अब साथ में रहेंगे और वो दोनों एक साथ ही हेल में चल जाते हैं। और इसी तरह से कंप्लीट होती है द अकाज़ा द थर्ड अपॉन मून की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। लेकिन इमोशनली इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही था, लेकिन ये हम लोग को समझ में आता है कि कोई भी इंसान शुरू से ही विलन नहीं होता है बल्कि सोसाइटी ही उसे विलन बनाती है। तो अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस तुम लोग को यहाँ दिख रहे होंगे, तुम लोग जाके देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।